हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इस कार्यक्रम में हम आपको कुछ बड़ी खबरों के बारे में जानकार लोगों से मुलाकात कराते हैं आपकी और ये जानने की कोशिश करते हैं कि जो कुछ खबरों में आ रहा है उसके अलावा और क्या कुछ है समझने के लिए। आज हम सीनियर जर्नलिस्ट शेख मंजूर साहब से कुछ विदेशों की खबरों पर चर्चा करेंगे। उसमें खास तौर पर इराक में कल देर शाम एक बड़ी खबर ये आई है कि वहां प्रेसिडेंट भी चुने गए पार्लियामेंट में और उन्होंने फौरन प्राइम मिनिस्टर का नाम भी उसका भी घोषित कर दिया, ऐलान कर दिया। ये एक बड़ा झटका है सदर मूवमेंट वाले लोगों के लिए, क्योंकि उन्होंने 73 मेंबर्स को जून में इस्तीफा दिला दिया था। सरकार नहीं बनी थी, अक्टूबर पिछले साल इलेक्शन हुए थे, उसके बाद अभी तक सरकार नहीं बनी थी। इसके अलावा ईरान में अब भी प्रोटेस्ट जारी हैं और यूक्रेन जंग में कुछ नए मोड़ आ रहे हैं, उन पर भी बात करेंगे। शेख मंजूर साहब, वेलकम है आपका मीडिया स्टार वर्ल्ड शुक्रिया। का दिया। आप ये बताइए कि इराक में जिस तरह से हालात बने पिछले तकरीबन 1 महीने से कई बार वहां पर अनरेस्ट रहा, खासतौर पर ग्रीन जोन में आकर के ताकत दिखाई गई। अब जो ये प्रेसिडेंट बने हैं, प्राइम मिनिस्टर का नाम भी ऐलान हो गया। ऐसे दोनों नाम हैं जिनके बारे में अभी दुनिया कुछ खास नहीं जानती। आपकी इसमें क्या राय है? क्या कुछ है इराक में? आगे सियासी हालात कैसे रहने की उम्मीद है? देखिए, अगर कल के हालात हम देखेंगे, मुक्तदा अल सदर के सपोर्टर्स ने कोशिश की कि जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन था, उसको थॉट करे, उसको रोके। उन्होंने इसी वजह से ग्रीन ज़ोन पर रॉकेट हमले भी किए, ताकि वहाँ पर इलेक्शन और इस वजह से जो पहला सेशन है, वो नहीं हुआ। ये दूसरे सेशन में अब्दुल रशीद लतीफ़ को ये इस गेम ऑफ थ्रोन्स में मुक्तदा अल सदर और उसके सपोर्टर्स आइसोलेट हो गए हैं। फाइनली फास्ट चेंजिंग डेवलपमेंट में कल शाम को नए प्रेसिडेंट का ऐलान किया गया, जिसके बारे में और उसको ईरानियन बैक्ड जो ग्रुप्स है, उन्होंने सपोर्ट दिया और उसके फौरन नए प्राइम मिनिस्टर का। प्रेसिडेंट को भी उनके हाँ, हाँ, सपोर्ट हाँ, मिला हाँ, जी। और विद इन आवर्स उसने नया प्राइम मिनिस्टर नॉमिनेट किया, जिसके हालांकि उसको कई बार मुक्तदा अल सदर के लोगों ने उसकी मुखालफत की जब उसका नाम प्रपोज हुआ था 1 डेढ़ महीने पहले। ये एक फास्ट चेंजिंग डेवलपमेंट है। इसमें उन्होंने सियासी बाजी तो मार ली, लेकिन चूंकि मुक्तदा अल सदर वो ज्यादा स्ट्रीट फोर्स है, वो ज्यादा वायलेंस और ताकत का इस्तेमाल करते हैं, पॉलिटिकल आउट मैनरिंग वो नहीं कर सके। हुँ, हुँ, वहाँ वो बिल्कुल, क्योंकि कोई भी सियासी बड़ी जमात जो है उनके साथ अलाइन करने को तैयार नहीं है और सिर्फ वो अपना जो ताकत का मुजाहरा स्ट्रीट पर करता है। अल्टीमेटली पॉलिटिक्स में ये चीजें ज्यादा नहीं चल रही है। हाँ, इंस्टेबिलिटी का एक और दौर शुरू हुआ है। वो ये डाइजेस्ट नहीं करेंगे कि नया प्रेसिडेंट आया, नया प्राइम मिनिस्टर आया, जो उनके साथ उनकी बनती नहीं है, जो उनके उनके हिसाब से मुखालिफिन की तरफ से है। वो उनके एफर्ट्स को थॉट करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगी और ये देखना है किस तरीके से जो है नई जो रिजीम वहां पर बनी है, वो उसको कैसे काउंटर करे और जो पिछले 2-3 महीनों से हालात जो बिगड़े हैं, इनको फिर से रेस्टोर करने की क्या कोशिश करेंगे। उसमें अगर इंस्टेबिलिटी रही तो उसका असर नेबरिंग कंट्रीज पर भी पड़ेगा, खासकर सीरिया। इवन नेबर्स जो है ईरान या टर्की है, उन पर भी उसके असरात तो पड़ते रहते हैं। देखना ये है कि नया जो सिस्टम इवॉल्व हुआ है, जो उन्होंने एक ही दिन में बड़ी फास्ट चेंज में ये पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स आई है, वो कितनी स्टेबल होगी, वो कितना इसमें जो है सिस्टम में एडजस्ट हो जाएंगे और मुल्क में जो बदअमनी पिछले 2 महीनों से चल रही है, इसको कैसे खत्म करेंगे।
अच्छा शेख साहब, ये जो बदअमनी है इराक में, आप इसको किस तरह से देखते हैं? प्रो ईरान, प्रो अमेरिका 2 अलग-अलग ताकतें हैं जो अपनी तरफ खींच रही हैं। क्या कुछ है? थोड़ा-सा और अगर आप बता पाएँ, क्योंकि देखिए 2000 ये 2003 के बाद इराक ईरान और अमेरिका 2 नज़रियों के बीच में एक तरह से फँसा हुआ है, ऐसा लग रहा है। मुक़्तदा सदर का भी कहना यही है कि इसको हम बैटल ग्राउंड नहीं बनने देंगे गैर मुल्की ताकतों के लिए। देखिए, उनका कहना तो कहने को तो वो बहुत कहते हैं, लेकिन फाइनली ऐसा लगता है ही इज़ प्लेइंग इन द हैंड्स ऑफ अदर्स। चूँकि अगर हम देखेंगे ये क्लियर कट है जब इराक पर यूएस फ़ोर्सों ने ये जो हमला किया, कब्ज़ा किया, उसके बाद लग रहा था वहाँ जो है ईरानियन प्रो ईरानियन जो सेंटिमेंट है वो ओवरवेलमिंग था। और लग भी रहा था कि और कई सालों तक इसकी यानी कि एविडेंट भी था। लेकिन जब वो यूएस एंड उसके जो एलाइज़ जो है जब उन्होंने विथड्रॉ तो नेचुरली वो वहाँ पर अपने लिए कोई स्पेस कायम करना चाहते थे। ताकि वो नहीं चाहते थे कि ईरान का इन्फ्लुएंस इस एरिया में भी आ जाएगा। वो उसको रोकने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं और उसमें जो नेबरिंग कंट्रीज़ है, गल्फ कंट्रीज़ हैं, उन्होंने भी बहुत कंट्रीब्यूट किया। क्योंकि उनको लग रहा है ईरान के न्यूक्लियर पावर से उनको लगता है ये उनके लिए इमीडिएट थ्रेट है। और वहाँ पर वो एक ऐसी सरकार बनाना चाहते हैं जो ईरान के साथ नज़रियात नहीं रखता है, उनके मुखालिफ काम करेगा। ये बैटल तो तब से ही शुरू हो गई है। ये गेम ऑफ विट्स चल रही है। एक दूसरे को आउटविट करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन लगता है पिछले 1 डेढ़ साल से हालाँकि ये भी आया है जो मुक़्तदा अल-सद्र और उसके जो रिलिजियस पैट्रन्स हैं, वो हाल ही में वो सऊदी अरब भी गए, वहाँ उन्होंने बातें भी की। उनका भी एक रोल रहा है इसमें। यहाँ से दूसरी तरफ सऊदी अरबिया ईरान के साथ भी बातचीत कर रहा है। ये सारी जो है ना ये पता ही नहीं कौन किसके साथ खेल रहा है। लेकिन इराक की स्टेबिलिटी, इराक में पीस होना ये वहाँ के लोगों और रीजन के लिए वाइटल है। चूँकि एक कदीम मुल्क है, इसकी एक हिस्ट्री रही है, बैकग्राउंड रहा है और ये स ये समझिए कि अरब्स और नॉन अरब्स को मिलाता है। ये एक पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट है। इसलिए वहाँ पर अमन रहना ईरान के लिए भी सही है, जितना गल्फ कंट्रीज़ के लिए भी अहम है। हुँ। अब इसमें ये जो पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, उनको क्या है, जो वेस्टर्न कंट्रीज़ है, वो ज़्यादा से ज़्यादा फाइनेंशियल सपोर्ट कर रहे हैं, मिलिट्री इक्विपमेंट ग्रुप्स को दे रहे हैं, खुद वो दूर से तमाशाई बनकर रहते हैं। उसका सबसे ज़्यादा नुकसान वहाँ के लोगों को हो रहा है। उनको ये देखना चाहिए कि ऐसी साजिशों को नाकाम बनाएँ ताकि मुल्क में एक बार फिर नॉर्मल-सी कायम हो जाए। अच्छा, इराक में जो इस वक़्त ये सियासी तब्दीलियाँ और बहुत तेज़ी से होने वाले वाक़यात हैं, वो ऐसे वक़्त में हो रहे हैं जब वहाँ से महज़ तकरीबन 500 किलोमीटर की दूरी पर वेस्ट बैंक में इज़राइल के खिलाफ यहूदियों के खिलाफ हमले बढ़ रहे हैं। और ऐसा लग रहा है इस बार जो हिज़्बुल्लाह के जो लीडर हैं हसन नसरुल्लाह हुँ, और ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी, उन्होंने पिछले 2 दिनों में रेजिस्टेंस को काफ़ी एक तरह से सराहा है। तो अभी वहाँ इज़राइल की परेशानियाँ बढ़ रही हैं हर दिन, बल्कि पिछले 4-5 दिन के अंदर-अंदर 2 फौजी उनके मारे जा चुके। तो क्या वहाँ वो जो कुछ उस तरफ बेचैनी है, उसका कहीं असर बगदाद में भी है क्या? क्या है कुछ उसका क्या लगता है? देखिए, इसमें 2 चीज़ें हुई हैं। एक हाल ही में इज़राइल और लेबनान के दरमियान जो है मैरीटाइम बॉर्डर के बारे में एक एग्रीमेंट हुआ है। लेकिन इज़राइल को इज़राइल और हालाँकि लेबनान ने भी ये एक्सेप्ट किया है। लेकिन इज़राइल में एक तो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है। अभी तक कोई हुकूमत जो है बनी नहीं है और जो वहाँ पर उन्होंने जो
सक्सेसिव गवर्नमेंट्स ने जो वहाँ पर मज़ालिम किए हैं, उसका हर दिन आप देखते हैं बच्चों को मारते हैं, लाठियाँ बरसाते हैं, गोलियाँ बरसाते हैं। ये पिछले 3-4 इसकी ये रिटेलिएशन है। एक हद होती है ज़ुल्म-ज़ब्र की। उसमें किसी लिमिट के बाद लोग कहते हैं अगर ऐसे भी मरना है, वैसे भी मरना है तो क्यों न इसको रिटेलिएट किया जाएगा। ये वेस्टर्न कंट्रीज़ को सबसे बड़ी जो इसमें जो है दुःख की बात है, जो वेस्टर्न कंट्रीज़ है, वो इसको ह्यूमन राइट इश्यू नहीं समझते। वो लोग नहते हैं। वो लोग इनका उन पर आए दिन इनके मकानों को मिसमार किया जाता है, इनके घरों में घुसकर उनको पीटा जाता है और वहाँ उनको गिरफ्तार किया जाता है, चाहे वो लड़कियाँ हो, मर्द हो, हर एक को। इस पर ये जो खामोशी है, ये कहीं न कहीं एम्बोल्डन करता है इज़राइल को और इसीलिए ये जो है बढ़ गई है। अगर ऐसे ही रहेगा तो इसमें chaotic सिचुएशन रहेगी। जो फर्दर जो रीजन में जो इस वक़्त वल्नरेबल है, वल्नरेबिलिटी जो इस रीजन में है, वो बढ़ जाएगी, उसमें कमी नहीं आ जाएगी। अच्छा, इज़राइल का ये भी है, सीरिया पर भी वो कभी-कभी एयर अटैक्स कर रहे हैं और कभी उनके टारगेट्स बनाते हैं, उनके आर्मी यूनिट्स को। पहले कर रहा था लेबनान में, लेकिन अब तो रोक लिया है। लेकिन ये एक रेजिस्टेंस है भई, कहीं न कहीं लोग ये कहते हैं हमें अपने आप को बचाना है, जिसके लिए ये स्टेप ले रहे हैं। आपने देखा अभी जो अल जज़ीरा की जो कॉरेस्पॉन्डेंट थी वहाँ पर, उसको एडमिट किया, 2 महीने के बाद उन्होंने एडमिट किया, हाँ, ये हमसे शायद गलती हुई है, वो उस समय फायरिंग में मर गई। कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। अगर अकाउंटेबिलिटी होती तो शायद इतनी जो है हालात वहाँ पर खराब नहीं होते। अच्छा इज़राइल के बीच में जो ये फ़िलिस्तीन के 2 इलाके हैं, गज़ा और वेस्ट बैंक। हाँ, वेस्ट बैंक में महमूद अब्बास की हुकूमत उससे पहले यासर अराफ़ात थे वहाँ पर। आम तौर पर इज़राइली ये समझते थे कि फ़लस्तीनियन यहाँ हमारे खिलाफ कुछ होने वाला नहीं है, चूँकि खुद महमूद अब्बास उन्हीं के लिए काम करते रहे हैं। बाकायदा उसकी बहुत सी मिसालें हमारे सामने हैं। तो अब क्या वेस्ट बैंक भी उस इज़राइल की उम्मीदों के खिलाफ उस इज़राइल के खिलाफ खड़ा हो रहा है? क्या क्या कुछ है? महमूद अब्बास की इफ़ेक्टिवनेस खत्म हो गई है देखिए क्या? देखिए, महमूद अब्बास अब उसकी एज ही इज़ बहुत एज हो रही है और जब इब्राहिम अकॉर्ड हुआ उसके बाद वो इससे बहुत डिसहार्टेंड हुआ। हालाँकि वो ही वाज़ द बेस्ट बेट फॉर इज़राइल टू नेगोशिएट। कुछ कई बार उन्होंने नेगोशिएट भी किया। जब वो सिर्फ़ खाली हाथ ही वापस हर नेगोशिएशन के बाद खाली हाथ ही वापस आया, तो वहाँ के लोगों के भी जो लगा कि इनके हाथ से भी कुछ होने वाला नहीं है। उस पर भी रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए, अभी कई सालों तक उसको भी बाहर जाने नहीं दिया। सिर्फ़ वो कल शायद वो अस्ताना गए हैं, जहाँ पर कज़ाकिस्तान में एक कॉन्फ्रेंस हो रही है, जिसमें वो शमूलियत के लिए गए हैं। जो ट्रंप के ज़माने में जो उनके साथ सलूक किया, जबकि उन्होंने शिफ्ट किया एम्बेसी को किया, जेरूसलम शिफ्ट किया और जेरूसलम पर इज़राइल का एक किस्म का कब्ज़ा मान लिया, तस्लीम किया गया और उनको प्रेशराइज़ किया जाता था उस वक़्त, आप किसी दूसरी जगह को अपना कैपिटल बनाया। उसके बाद उसकी साख खत्म हुई। वो नहीं चाहता था एंड ही रिफ्यूज्ड टू मीट जो वेस्टर्न लीडर जो उनको पैट्रोनाइज कर उनके साथ भी उसने बातचीत खत्म की। उसकी एज आ रही है, वो नहीं चाहता है अब कि वो इस वजह से उसके लोग उसके खिलाफ हो जाए, वो समझेगी कि इसीलिए वहाँ भी किसी हद तक जो वहाँ भी सक्सेशन का इश्यू है। पैलेस्टाइन ये जो अल-फतह ऑर्गेनाइज़ेशन है, इसमें भी सक्सेशन इश्यू है। वो कोशिश कर रहे हैं, इसमें इज़राइल भी कोशिश कर रहा है, वेस्टर्न कंट्रीज़ भी ये कोशिश कर रहे हैं, कोई ऐसा फ़ेस आ जाए जो इज़राइल के तई जिसका ज़्यादा एग्रेसिव पोस्चर न रहे। हालाँकि दोनों जो अल-फतह और हमास के दरमियान कई बार इजिप्ट में बातचीत हुई है
कोलेशन गवर्नमेंट बनाने के लिए एक बार एजेंडा भी तय हुआ है इलेक्शंस के बारे में, लेकिन वो कभी कहीं भी फॉर्मलाइज नहीं हुआ। अब ये हालत है वेस्ट बैंक में भी, हमस का इन्फ्लुएंस बढ़ता गया, जिसकी वजह से वहां भी जो है खासकर जवानों में एक रेजिस्टेंस पैदा हो गई है इजराइल के खिलाफ। अभी अभी ताज़ा खबर है, अल्जीरिया में बातचीत हुई है फ़िलिस्तीन के मुख्तलिफ ग्रुप्स की और वो इलेक्शन करने की तैयारी कर रहे हैं, ऐसा अभी ताज़ा खबर आई है अभी रात में। हम्म। और जो हमास की बात आपने कही, हमास जिहाद-ए-इस्लामी, उनका असर वेस्ट बैंक में बढ़ रहा है। और लॉयंस डेन के नाम से एक ग्रुप है जिसने ये भी एडमिट किया है कि इज़राइली फ़ौजियों पर उन्होंने हमले किए हैं। तो ये बहरहाल बहुत तेज़ी से बदल रहे हैं हालात। अब ईरान के बारे में आपका क्या कहना है? ईरान में प्रोटेस्ट हैं कि वो रुक नहीं रहे हैं और हुकूमत की तरफ से अब थोड़ा-सा सख्ती के इशारे आने लगे हैं कि जो लोग इसके पीछे हैं, उनके खिलाफ बाकायदा सख्ती से कानूनी कार्रवाई की जाए। आप इसे आगे कैसे देख रहे हैं? देखिए, ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर ने क्लियरली एक स्टेटमेंट दिया कि अमेरिका और इजराइल इन प्रोटेस्टों के पीछे है। हालांकि ये प्रोटेस्ट सिर्फ स्कार्फ या हिजाब पर जो शुरू हुआ है, लेकिन चूंकि वहां पर महंगाई या दूसरी चीजें, ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स भी लोगों को है, और जो पहले से ही ईरानियन रेवोल्यूशन के खिलाफ कुछ एक सेगमेंट ऑफ पीपल जो रहे हैं वहां पर, वो इसमें धीरे-धीरे जॉइन किया उन्होंने, और जिसकी वजह से ये प्रोटेस्ट बहुत सिटीज में फैल गया है। हालांकि चाहिए था हुकूमत को, वो जो कहते हैं निप द इविल इन द बड, उसको वहां ही खत्म करने। उनके भी कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट आ रहे हैं। आज एक स्टेटमेंट आया है कि उसको जो है, इसको शायद दिमागी कुछ प्रॉब्लम थी, उसको शायद लड़की के बारे में कहा गया। पहले कहा उसको हार्ट अटैक हुआ, फिर कहा कुछ लोग कहते हैं कस्टडी में मारा गया। एक अगर साफ शफाफ इंक्वायरी करते, और दूसरी बात, इसको इस वक्त जो है बढ़ने ना देते। हालांकि ये भी बार बार आया कि हुकूमत शायद एक खुद एक रैली निकालना चाहती है जहां वो डिमॉन्स्ट्रेट करना चाहते हैं कि लोग उनके साथ कितने हैं। उसमें देरी हो गई है, और ये वक्त है जो वेस्टर्न कंट्रीज समझते हैं कि दिस इज द अप्रोप्रिएट टाइम फॉर देम टू स्ट्राइक अगेंस्ट ईरान, और इसको वो एक्सप्लॉइट करने में कोई भी कसर बाकी नहीं छोड़ेंगे। ये ईरानियन जो लीडरशिप है, इसको ये अवेयर होगी इसके बारे में, डेफिनेटली उनको पता हो। हालांकि ये भी न्यूज आ रही थी, जो स्पिरिचुअल लीडर है उसको भी असैसिनेट करने की बातें चल रही थी कहीं ना कहीं, उसमें आ रही थी। इसलिए बेटर, अब जो फोकस है फ्रॉम न्यूक्लियर इट हैज गॉन, अब दूसरा है, क्योंकि जिसकी ज्यादा एक्सेप्टेबिलिटी लग रही है, ह्यूमन राइट्स के नाम पर इस इशू को ज्यादा बड़ा चढ़ा के पेश किया। कुछ औरतों ने यहाँ तक गए कि इन्होंने टीवी के ऊपर स्ट्रिप किया अपने, यानी कि क्लोथ्स, ये उन्होंने ह्यूमन राइट इशू पर जिसमें ज्यादा एक्सेप्टेबिलिटी होती है रादर देन न्यूक्लियर इशू पर जो था, वो बातचीत तकरीबन कंक्लूजन पर पहुंची थी, वो फिलहाल हाशिए में पड़ गया। इसलिए गवर्नमेंट ऑफ ईरान की भी ये प्रायोरिटी होनी चाहिए, न्यूक्लियर डील को आगे बढ़ाए, ताकि उससे जो उन पर जो इकोनॉमिक प्रेशर्स है वो किसी हद तक ईज हो जाए, और उससे बहुत सारे मसाइल हल हो सकते हैं। जो लोगों में जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है, बेरोजगारी है, डेवलपमेंट हो जाएगी। जो उनको तकरीबन $100 बिलियन के करीब जो उनके एसेट्स है वो डिफ्रीज अगर हो जाएंगे, तो उससे मुल्क में जो माशी प्रॉब्लम है वो हल हो जाए। जब वो हल हो जाएंगे, उसके साथ ये चीजें भी हल हो जाएगी। अच्छा, यूक्रेन जंग का क्या हाल है? अभी जो कुछ खबरें आ रही हैं कि यूक्रेन खरसोन इलाके में, कुछ और इलाके में, जो जो जिन इलाकों को रूस ने अपने साथ ज़म कर लिया है, उनमें फिर से कुछ इलाकों को यूक्रेन ने दावा किया वापस हासिल करने का।
आपको क्या लगता है कि ये इसी तरह से क्या क्या कुछ होने वाला है अब? देखिए, जंग बड़े डेंजरस जोन में दाखिल हुआ है। इसने बड़ी जो है सिचुएशन बहुत खराब है। चूँकि ये ख़ासकर रशिया के लिए, रशियन प्रेज़िडेंट के लिए ये प्रेस्टीज का मसला बन गया है। वो किसी भी हद तक जाने को तैयार है, जो उसने बार-बार कहा कि मैं यहाँ से हटूँगा नहीं। इसीलिए उन्होंने पहले 4 जो रीजन्स हैं, उनको एनेक्स करने की कोशिश की है, जिसके बारे में यूक्रेन का दावा है कि उसमें से 2 उन्होंने रिकैप्चर किए हैं। लेकिन ये वार ऐसे खत्म नहीं होगा। अब रशिया में एक और चीज़ है, कल ही मेडवेडेव का एक बयान आया, जो फॉर्मर प्रेज़िडेंट है और उसके बड़े क्लोज़ है। उन्होंने कहा कि जब तक हम वहाँ पर रिजीम चेंज नहीं करेंगे, यानी कि ज़ेलेंस्की को रिमूव करना ही इसका वाहिद हल है। अगर वो रहा, अगर हम एनेक्स भी करेंगे इन 4 रीजन्स को, तो ये स्टेबिलिटी नहीं रहेगी। इसीलिए अब वो बड़े पैमाने पर हमले कर रहा है, कीव पर इसने रॉकेट्स दागे, जिसकी वजह से फिर एक माहौल जो है डेंजरस बन गया। अब देखिए, आज 7 महीने से भी ज़्यादा अरसा हो गया और यूरोप आज अब विंटर की तरफ बढ़ रहा है। वहाँ पर विंटर क्राइसिस, इकोनॉमिक सिचुएशन सारे यूरोप की तबाह हो गई, हालाँकि रशिया की भी हुई है। ये नहीं कि एक ही की हुई है। लेकिन रशिया के लिए ये डू और डाई बैटल है। वो इससे पीछे नहीं हट सकता है। अगर वो पीछे हट गया, तो वो उसकी जो है क्रेडिबिलिटी दुनिया में, हाँ, कल भी जो हुआ या उस यूएन में जो रेज़ोल्यूशन है, उसमें बहुत सारे लोगों ने डायरेक्टली इनडायरेक्टली उसी का साथ दिया। इंडिया ने भी एब्सटेन किया, पाकिस्तान ने एब्सटेन किया, चाइना। तो इसके लिए ये प्रेज़ेंट करना है अपने को, आई एम द मोस्ट पावरफुल कंट्री, और मैं इन जो है चाहे वेस्ट है, इसके सामने झुकने वाला नहीं। ये मैसेज उसको देनी है, वरना उसकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाएगी। यहाँ से ये भी न्यूज़ आ रही है कि सीआईए और दूसरे जो वेस्टर्न इंटेलिजेंस एजेंसी, वो पुतिन को हलाक करने की कोशिश कर रहे हैं। उनको लगता है उससे ये मसला हल हो जाएगा। लेकिन मसला हल होने वाला नहीं है, मसला एग्रीवेट ही हुआ है। अगर आपने आईएमएफ का रिपोर्ट पढ़ा होगा, उसमें यूक्रेन वार ही सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है, जो यूरोप में इक्तिसादी मंदी आई है। वो अगर ख़त्म नहीं होगा, तो सारे जो वेस्टर्न कंट्रीज़ है, ये इसी में तबाह और बर्बाद हो जाएँगे। यूएस ने तकरीबन $80 बिलियन तक उनको मिलिट्री एड एज़ वेल एज़ इकोनॉमिक एड दिया। इसके अलावा जो वेस्टर्न कंट्रीज़ है, जर्मनी है, फ्रांस है, ब्रिटेन है या दूसरे कंट्रीज़, उन्होंने भी 30 से $35 बिलियन से ज़्यादा मदद की है। उनको लेटेस्ट वेपनरी दी है। हालाँकि ये हकीकत है कि ज़ेलेंस्की ने इस वार में बढ़-चढ़कर खुद हिस्सा लिया, लेकिन उसके जवानों को ट्रेन करने में वेस्टर्न कंट्रीज़ के का हाथ है, तभी वो टफ बैटल लड़ सके। लेकिन ये वार, जैसे मैंने पहले भी कहा, उसमें रशिया को कुछ न कुछ मिलना चाहिए। उसके बगैर ख़त्म होने का ये नाम नहीं लेगा, चाहे उसके लिए रशिया को कितना ही कॉस्ट अदा करना पड़े। ये कैमरा फिर हाँ, ऑन हुआ। रशिया को कितना भी इसके लिए नुकसान उठाना पड़ेगा, वो इस वार को ऐसे जाने नहीं देगा। अच्छा, बगैर अच्छा, एक आखिरी 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 सवाल, माफ़ कीजिएगा। आखिरी सवाल ये कि अभी हाल ही में सऊदी अरब और अमेरिका के बीच कुछ ताल्लुकात ख़राब होने के से इशारे मिल रहे हैं। उसका क्या कुछ है? ओपेक ने जो तेल कम देखिए, निकालने की बात की है। अगर आपको शायद हमने 3-4 महीने पहले जब बाइडेन का दौरा हुआ, उस वक़्त भी हमने कहा है, दूरियाँ शुरू हुई है। और इस वक़्त ये अब डिफरेंट तरीके से हमारे पास नज़र आ जाएँगे। ओपेक में जो स्टैंड उन्होंने रशिया के साथ लिया कि 2 मिलियन बैरल्स पर डे हम उसका आउटपुट जो है वो कम करेंगे। वो अमेरिका के लिए एक सिग्नल है कि हम आपकी हर एक बात नहीं मानने वाले हैं। आप देखिए,
2-4 दिन पहले ही यूएई के प्रेज़िडेंट भी मॉस्को गए। ये एक जो पहले गल्फ रीजन की जो कंट्रीज़ थी, वो टोटली 100% डिपेंडेंट थे यूएस और इसके अलाइज़ पर। अब वो भी समझते हैं कि डिपेंडेंस तकरीबन खत्म कर डाइवर्सिफाई की ज़रूरत है। इसमें रशिया, चाइना इज़ प्लेइंग अ बिग रोल इन दैट। दूसरी बात वो उसको कन्वे करना चाहते हैं, वी आर नो लॉन्गर आप जो समझते थे आपके व्हिसल पर हम हर एक चीज़ मानेंगे। कल सऊदी अरब के फॉरेन मिनिस्टर उन्होंने कहा कि हमने कोई जंगी जहाज़ खरीदे हैं आपके खिलाफ, या हमारे इकोनॉमिक इंटरेस्ट का है। ये बेसिकली दूरी क्राउन प्रिंस का जो खशोगी के मामले में बाइडेन ने जो स्टैंड लिया था, इससे शुरू हुआ। प्लस जियोपॉलिटिकल जो सिनेरियो बन रहा है, उसमें गल्फ कंट्रीज़ को भी लग रहा है कि हमें दूसरे कंट्रीज़ के साथ भी जो बड़े-बड़े कंट्रीज़ हैं, उनके साथ भी अपने ताल्लुकात को अच्छे तरीके से रखने की ज़रूरत है। सिर्फ़ एक मुल्क पर डिपेंडेंस नहीं रखनी चाहिए। जैसे ट्रंप ने कहा था, अभी रिसेंटली कुछ लोगों ने कहा, जो अमेरिकन जो फॉर्मर इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स हैं या डिफेंस, उन्होंने कहा सऊदी अरब हमारे दम पर है। वो एक किस्म को उनको कन्वे करना चाहते हैं मैसेज। वो भी यहाँ से भी ये करना चाहता है, नहीं, वी आर नाउ आपसे शक्ल जो आपसे बंधे हुए थे, उनको तोड़ना चाहते हैं और हम एक आज़ाद मुल्क की हैसियत से काम करने की कोशिश कर रहे हैं। ये किस हद तक कामयाब रहेगी, ये वक़्त ही बताएगा। लेकिन एक दिशा, एक ट्रेंड चेंज हुआ, जिसका हमने पहले भी ज़िक्र किया था और इसी डायरेक्शन में ये जा रहा है। ये रुकेगा नहीं, हुँ, चूँकि अब एक के बाद एक काउंटर एलिगेशंस लग रहे हैं। यूएस एक चीज़ कहता है, सऊदी अरब के दूसरी चीज़ कहते हैं। ये यहाँ रुकने वाला नहीं, और इसके लिए हालाँकि कुछ लोग यूएस एडमिनिस्ट्रेशन में ये भी चाहते हैं कि इसको ज़्यादा बढ़ने की ना दें। लेकिन बाइडेन भी जो उसने बताया है कि सऊदी अरब को इसको कॉन्सिक्वेंसेस उसको फेस करने पड़ेंगे। वो एक डेंजरस स्टेटमेंट है सऊदी के लिए और शायद उसमें फर्दर ड्रिफ्ट हो जाए। बहुत-बहुत शुक्रिया शेख मंजूर साहब, थैंक आपने यू। कई इश्यूज़ पर आपने बहुत ही डिटेल से बताया, ख़ास तौर पर इराक़ के मामलात को बताया, जिसमें अचानक बहुत तेज़ी से जो तब्दीलियाँ आई हैं। उसके अलावा फ़िलिस्तीनी ग्रुप्स का जो आपस में इत्तेहाद वाला रास्ता बन रहा है और इज़राइल की परेशानियाँ वेस्ट बैंक में बढ़ रही हैं। महमूद अब्बास अब उतने इफ़ेक्टिव नहीं रहे, ये भी बताया, और आपने ये भी बताया कि सऊदी अरब और अमेरिका के बीच जो दूरियां हैं, वो मुसलसल बढ़ेंगी और वो बढ़ रही हैं। आगे नतीजा क्या होगा, आने वाला वक़्त बताएगा। बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने थैंक हमें यू। वक़्त दिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।